डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा में किसान संगठनों से की मुलाकात। बैठक के बाद कृषि मंत्री और किसानों ने बैठक को बताया सकारात्मक। कहा कि मिलकर करेंगे कृषि संबंधी समस्याओं का हल। प्याज को सही दामों पर ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालकर पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री करने की योजना। खरीफ फसलों में धान, श्री अन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक दर्ज। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। इस वर्ष 128.58 लाख हेक्टेयर में दलहन और 192.55 लाख हेक्टेयर में श्री अन्न की गई खेती। एक पेड़ मां के नाम पहल ने विश्व स्तर पर स्थापित किया कीर्तिमान। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन और पारिस्थितिकी कार्य बल को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा में किसान संगठनों से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है और साथ ही बैठक में किसानों के कई सुझाव आए हैं, जिस पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर निर्णय लेंगे। वहीं बैठक के बाद सरकार की नीतियों के प्रति किसानों ने विश्वास जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में पहली बार किसानों और कृषि मंत्री के बीच सीधा संवाद स्थापित किया है। तब कौन से फैसले होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में सुझाव हैं। तो अनेकों सुझाव आए हैं। मैं ऑफिसर्स की टीम के साथ बैठा था, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रयत्न हम करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान संगठनों से चर्चा हुई है और कई निर्णयों के मोदी जी के किसानों ने प्रशंसा की है, सराहना की है। जैसे अभी पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20 और इफेक्टिव हो गई वो 27%, 27.5%। किसानों ने प्रशंसा की कि अच्छा फैसला है। वैसे ही बासमती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, उसकी किसानों ने प्रशंसा की। प्याज का निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40 से घटा के 20% की, किसानों ने प्रशंसा की। और वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी। तो कई फैसलों की उन्होंने प्रशंसा की है और ये संवाद जो हमने प्रारंभ किया है वो सबके मन को भाया है। ये संवाद लगातार जारी रहेगा। ये एक अच्छी शुरुआत है। संवाद जितना आसान होगा, चीज़ें उतनी ही जल्दी सुलझेंगी। मेरा ये मानना है कि एक बैठक में, 2 बैठक में हर समस्या का समाधान हो नहीं सकता। कृषि इस देश में बहुत जटिल विषय है और हर फसल के बाद कृषि की समस्या बदल जाती है। तो देश में कृषि की समस्याओं का समाधान देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक बार ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसे अन्न पैदा होता है, उसको खाद वो फिर ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही समस्याएं जो है जब नई फसल आती है तो नहीं आती है। कई बार जो है आजकल आमतौर पर आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन का ज़माना है। ऐसे में बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, तो ये किसान के साथ लगी रहती हैं। लेकिन जो बड़े विषय हैं, जो पॉलिसी के विषय हैं, आज आयात निर्यात पे बात हुई है, आज जो है ब्लेंडिंग के विषय पे बात हुई है, आज जीएम और नॉन जीएम का जो विषय देश में चल रहा है उस पर बात हुई है, फसल बीमा पे बात हुई है। बहुत शॉर्ट बात हुई है, लेकिन हमने कहा है कि देश में जो 7-8 बड़े विषय हैं उस पर मिनिस्ट्री एक कॉन्क्लेव आयोजित करे।
हर राज्य के अंदर, और वहाँ पे जो किसान संगठन है या दूसरे लोग हैं या किसान भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उन सबको बुलाया जाए। और उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री की है। खरीफ फसलों में धान, श्री अन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक दर्ज हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 23 सितंबर तक खरीफ फसल की बुआई 1104 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है। इस वर्ष 128.58 लाख हेक्टेयर में दलहन और 192.55 लाख हेक्टेयर में श्री अन्न की खेती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम ने अब विश्व कीर्तिमान को अपने नाम कर लिया है। और इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रादेशिक सेना की 128 बटालियन पारिस्थितिकी कार्यालय बल को बधाई दी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान और प्रादेशिक सेना के भागीदारी और जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस कड़ी में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 सितंबर 2024 को 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन और पारिस्थितिक कार्य बल को बधाई दी। दरअसल राजपूताना राइफल्स की 128 इन्फेंट्री बटालियन पारिस्थितिक कार्य बल ने 22 सितंबर को 11 बजे से 12 बजे तक प्रधानमंत्री के अभियान एक पेड़ मां के नाम और प्रादेशिक सेना के आउटरीच कार्यक्रम भागीदारी और जिम्मेदारी के तहत जैसलमेर में विशेष पौधारोपण अभियान के तहत 5,19,130 से अधिक पौधे लगाए, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक बहाली को बढ़ाना और स्थानीय समुदायों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, जैसलमेर जिला प्रशासन, पुलिस और सीमा विंग होमगार्ड, संकल्प तरु एनजीओ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस योजना के तहत जैसलमेर में 7 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ पौधारोपण अभियान चलाया गया, जो सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट प्रयास को प्रदर्शित करता है। वृक्षों की रक्षा करें के बैनर तले और जो वृक्षों की रक्षा करते हैं वे सुरक्षित रहते हैं के ध्येय वाक्य के तहत प्रादेशिक सेना इकाई ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतरिम मान्यता दी गई। इनमें 1 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा पौधे, 1 घंटे में महिलाओं की एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा पौधे और एक ही स्थान पर एक साथ सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पौधे लगाना शामिल है। मान्यता देने वाली एजेंसी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने क्षेत्र में मौजूद रहकर पौधारोपण अभियान का सत्यापन किया और इस बड़ी उपलब्धि को प्रमाणित किया। पौधारोपण के बाद पारिस्थितिक कार्य बल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से पुरस्कार से भी नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के कई इलाकों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा मिली है, जो सेहत के लिए जहर के समान है। यूरेनियम को ज्यादा मात्रा वाले पानी पीने से कैंसर, हार्ट और लीवर और किडनी खराब होने तक की आशंका बन जाती है। दिल्ली के किस इलाके में बढ़ रही है भूजल में यूरेनियम की मात्रा और क्या कहती है केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक SK मोहिउद्दीन से। दिल्ली के कई इलाकों में भूजल जहरीला हो चुका है। आखिर क्यों हो रहा है ये भूजल जहरीला, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक SK मोहिउद्दीन साहब। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड दिल्ली ऑफिस 103 क्षेत्रों में से वाटर सैंपल कलेक्ट करके हम लोग हर साल में 2 बार इसको एनालाइज कराते रहते हैं। 103 में से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो सैंपल लोकेशंस है वहाँ पर भूजल का गुणवत्ता, लवणों का गुणवत्ता
3000 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर के हिसाब से ज़्यादा पाया गया है। ये बेसिकली इसलिए है कि जो ये पानी है, खारा पानी है उस जगहों में, उसके वजह से यहाँ ये पानी खारा पानी की वजह से ये, और इस जगहों में जब पानी ज़्यादा पंप करने की वजह से जो ज़मीन में नीचे खारापन है वो ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ खारा पानी होते जाता है। उसके अलावा गुणवत्ता के अलावा नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम और आर्सेनिक, इनका गुणवत्ता भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ते जा रहा है। यूरेनियम स्पेशली जो 2017 में 5 लोकेशन में मिलता था, आज 10 लोकेशन में यूरेनियम मिला हुआ है। यूरेनियम इसलिए जहरीला है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके वजह से इसमें कैंसर का कारण बनता है और इसके वजह से ये गुणवत्ता खराब होते जा रहा है। सर, अगर इलाकों की बात की जाए, आखिर क्यों यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है और कौन कौन से दिल्ली के इलाके हैं जहां प्रभावित हैं? ये इलाके ज़्यादा सा वेस्ट दिल्ली में जहाँ पर खारा पानी ज़्यादा है उसी जगहों में पाया जाता है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इन इलाकों में ही यूरेनियम ज़्यादा पाया गया है। ये यूरेनियम यूजुअली सॉइल से निकलता है, उसके वजह से ऐसा हो जाता है कि वो सॉइल से बाद में धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में आने लगता है और उसके वजह से ये बढ़ते जा रहा है। सर, अगर सामान्य भाषा में कहें कि यूरेनियम आखिर क्यों प्रभावित करता है, जहरीला क्यों बनाता है? 0.03 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए पीने के पानी के योग्य करने के लिए, मगर यहाँ पर ये 10 लोकेशंस में ये गुणवत्ता 0.03 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा मिल रहा है। कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं, क्या खतरा रह सकता है इसकी वजह से? इससे कैंसर पैदा करने का खतरा ज़्यादा होता है और इसके अलावा पेट का प्रॉब्लम भी होते हैं इससे थोड़ा सा, इसके बेसिकली कैंसर पैदा करने का खतरा होता है। तो ये थे दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक साहब जो बता रहे थे किस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है। जो भूजल है वो कहीं ना कहीं खतरनाक बना हुआ है, तो हो सके तो इसको पीना नहीं चाहिए। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली से आपने ये रिपोर्ट देखी और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में इन दिनों सेब की फसल की बहार है। सेब किसानों की फसल एकदम तैयार है और बाजार में इसकी मांग भी बहुत है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियां अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। प्राकृतिक वातावरण में यहाँ के किसान प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके यहाँ अलग अलग किस्म के सेबों की खेती कर रहे हैं। कश्मीर घाटी का सेब देश और दुनिया में मशहूर है। यहाँ का हाइब्रिड सेब बाजार में पहुँच चुका है। बम्पर फसल और अच्छे दाम मिलने से उत्पादकों के चेहरों पर भी चमक है। सेब एक ऐसा फल जिसे रोज खाने से कई रोगों से बचाव भी होता है। तो न्यूट्रिशन से भरपूर फल आपकी पूरी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं फलों में सेब को बहुत ही फायदेमंद माना गया है और रोजाना एक कैरोटीन जैसे कई पोषक तत्व अच्छी मात्रा में शामिल होते हैं जो सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो शुगर के लिए बहुत मुफीद हैं, हार्ट के लिए मुफीद है। इसमें 3-4 वैरायटीज़ हैं और उसमें एक स्पेशली एक गोल्डन सेब है, गोल्डन एप्पल, वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। और हम खाली देसी खाद ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो फ्रूट है ये भी हार्ट के लिए और जनरली फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें हमने कोई ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल वगैरह वो नहीं इस्तेमाल किया। ये जो हम यहाँ पौधे लगाए हमने और इसमें हमने कोई खाद नहीं दी, हमने अपनी प्राइवेट खाद बनाई है। जो गोबर खाद हमने डाली उससे हमें फ़ायदा मिला है। फ्रूट भी अच्छा हुआ है और पौधे भी अच्छे हुए। हमने मेहनत की, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बीमारों के लिए बिल्कुल मुफीद है और कोई भी सेब को खाएगा इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। रोजाना सेब खाने से आपका दिल दुरुस्त रहता है। दरअसल इसमें पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में सहायक सिद्ध होता है। इसका सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। सेब में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को रोकने में मदद करते हैं। रोजाना सेब खाने से आपका डाइजेशन भी दुरुस्त रहता है।
जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए भी सेब फायदा करता है। इसमें फाइबर पाया जाता है जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। सेब में कई न्यूट्रिशंस होते हैं और साथ ही फ्रुक्टोज भी होता है जो एनर्जी देने में मदद करता है। इसलिए सेब को आप ऑफिस में स्नैक्स की तरह ले सकते हैं या फिर नाश्ते के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि सेब हमेशा छिलके समेत ही खाना चाहिए। रोजाना एक सेब खाने से आपको कुछ ही दिनों में चेहरे पर भी इसका असर दिखाई देता है। लगातार सेब खाने से त्वचा अंदर से हेल्दी बनने लगती है और चेहरे पर नेचुरल गुलाबी निखार नजर आता है। सेब का सेवन डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। भरपूर मात्रा में इसमें मिठास होने के बाद भी इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल पर काफी कम प्रभाव होता है क्योंकि इसमें अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए ये डायबिटिक लोगों को भी फायदा करता है। राजौरी के सेब किसानों का कहना है कि हाइब्रिड सेब की खेती में मेहनत भले ही है लेकिन उसका फायदा भी मिलता है। इस खेती में साल भर मेहनत करनी पड़ती है, जैसे घास कटाई, गुड़ाई और देखरेख सहित कई चीजें शामिल होती हैं। ये फसल रिवायती फसल की तरह बारिश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसे ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। हाइब्रिड सेब की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग भी फल उत्पादकों की मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 23 सितंबर को टमाटर 3,000 रुपए पर बिका। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 23 सितंबर को टमाटर का भाव 500 रुपए टूटकर 2,500 रुपए से 2,000 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदों में तेजी देखी गई। यहाँ 21 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 750 रुपए उछलकर 2,750 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भी टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 21 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 3,300 रुपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 300 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 3,600 रुपए हो गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,600 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 400 रुपए टूटकर 5,200 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 21 सितंबर को सरसों की खरीद 6,500 रुपए पर हुई। 23 सितंबर को यहां इसका भाव 130 रुपए चढ़कर 6,630 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 23 सितंबर को सरसों का भाव 50 रुपए उछलकर 6,250 रुपए से 6,300 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में भी सरसों के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 21 सितंबर को इसका भाव रहा 5,880 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 10 रुपए की तेजी के बाद 5,890 रुपए हो गया। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 131.61 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 5.18 लाख मीट्रिक टन अधिक है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है।
रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस समय फसलों की जितनी अच्छी देखभाल की जाए उतनी ही उपज बढ़ने के अवसर ज्यादा हो जाते हैं। कई बार किसान अच्छी लागत तो लगाते हैं, लेकिन देखभाल के छोटे छोटे कामों पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में किसानों को सलाह है कि समय समय पर खेतों में जाकर फसल की जरूरत को समझें। अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान धान की फसल से खरपतवार निकालने का काम करें। ओडिशा में धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। जब धान की फसल में पुष्पगुच्छ आने लगे तो 5 से 10 सेंटीमीटर पानी का जल स्तर बनाकर रखें। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में रागी के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई समय पर नहीं होने से उनमें कीड़े लगने या सड़ने का डर है। फलों और सब्जियों को तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से बोई गई धान की फसल में मौजूद नमी का सही इस्तेमाल करते हुए निराई गुड़ाई का काम करें। इसके बाद किसान यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग करें। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के किसान मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए कपास की फसल में उचित मात्रा में उर्वरक और खाद का इस्तेमाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसैड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा संपन्न हो गया है। अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न करने के बाद पीएम मोदी आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सराहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा को सफल बताया है। विदेश सचिव ने बताया कि अमेरिकी यात्रा तकनीकी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात की। बातचीत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 28 सितंबर तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्री एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा। BSP अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। मायावती ने राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर अपनी नीति स्पष्ट नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग की 12 सदस्यीय टीम ने रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रीगेट INS तलवार केनिया के मोम्बासा पहुंच गया है। इस यात्रा का उद्देश्य रचनात्मक सहयोग और पारस्परिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद में एक बार फिर से 28 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और प्रशासन को भी मामले में तुरंत कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टी बलात्कारी बचाव अलायंस चला रही है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।